नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIE 142 के चैप्टर नंबर 3 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा मेजी पुनर्स्थापना और आधुनिक जापान का निर्माण। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले उन चैप्टरों को पढ़ लो, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। क्योंकि तीसरा, चौथा और पांचवा चैप्टर तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका बेस जो है वो पहला और दूसरा चैप्टर ही है। वरना आपको जो वर्ड्स हैं वो सिर्फ वर्ड ही लगेंगे, समझ में कुछ आने वाला है नहीं। तो सबसे पहले पहले और दूसरे चैप्टर के आप ध्यान से पढ़ें और उसके वर्ड्स को क्या करें, कवरअप करें, ताकि जो उन वर्ड्स का यूज़ इस चैप्टर में हो तो आपको समझ में आए। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से जापान में तोकुगावा वंश का पतन हुआ और दोबारा से सम्राट के शासन की शुरुआत हुई। और जो ये सम्राट की शासन था, ये मेजी का शासन था, जिसे हम मेजी पुनर्स्थापना के नाम से जानते हैं। अगले चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि मेजी काल की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। लेकिन इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से जापान में राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हुआ और सत्ता वापस से सम्राट के पास आ गई। इससे पहले पहले और दूसरे चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जापान में धीरे धीरे करके सम्राट की जो सत्ता है वो कमज़ोर होती गई, और जो वहाँ के दाइमो थे, जो बड़े बड़े सैनिक थे, उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे करके माहौल को सेट कर लिया और सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया। और लास्ट वंश जो शासन कर रहा था वो कौन था, तोकुगावा। तो तोकुगावा के टाइम पीरियड पे सम्राट केवल नाम मात्र की शक्ति रह गया था, और पूरी तरीके से सिस्टम को कौन चला रहा था, तोकुगावा परिवार। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना, तोकुगावा परिवार ने जो व्यवस्था शुरू करी थी उस सिस्टम को हम बाकुहान सिस्टम कहते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वर्ड यूज़ किया जाता था बाकुफू, और सामंती जागीरदारों के लिए, बड़े बड़े ज़मींदारों के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता था वो होता था हान। तो अगर इस चैप्टर में जब हम हान के बारे में पढ़ेंगे तो हान का मतलब क्या होगा, उन जागीरदारों से जिनकी बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, उनकी अपनी सेनाएं भी थी और वो एक बड़े सामंती थे। और जब जब हम बाकुफू की बात करेंगे तो बाकुफू का मतलब क्या होएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। अब शुरू करते हैं चैप्टर को। अब आपको चैप्टर समझ में आएगा कि किस प्रकार से तोकुगावा वंश जो है वो पतन की ओर जाएगा, और जो सम्राट पहले नाम मात्र की सत्ता का प्रतीक था उस सम्राट की शक्तियां फिर से वापस आ जाएंगी। यानी कि जापान में जो राजनीतिक बदलावों का एक दौर शुरू होने वाला है उसकी चर्चा इस चैप्टर में करेंगे हम। इतनी बात क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर की जो प्रस्तावना है उसमें यही बात समझाई गई है। चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है। तो देखो भाई, अब तक का जो सिस्टम था जापान का वो ये सिस्टम था कि जापान एक बंद अर्थव्यवस्था वाला देश था। बंद अर्थव्यवस्था वाले देश का मतलब ये है कि ना तो जापान के लोग बाहरी व्यापार करते थे और ना ही बाहरी लोगों को अपने देश में एंट्री देते थे। लेकिन अब थोड़ा सा ना टाइम जो है वो चेंज होगा, क्योंकि जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, रूस है, ये अपने अपने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और ये लोग दूसरे देशों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ऐसे में जब भारत जैसा देश, चीन जैसे जो देश थे, वो साम्राज्यवाद का शिकार हो गए तो जापान कहाँ तक रुकता। हालांकि जापान साम्राज्यवाद का शिकार नहीं हुआ, यही जापान की सबसे बड़ी विशेषता है। तो देखो, जापान में भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी ये एंट्री मारने की कोशिश करेंगी और ये शुरुआत में जापान से व्यापार करने की कोशिश करेंगी। लेकिन जापान में जो तोकुगावा काल चल रहा है तो तोकुगावा जो परिवार है वो इन लोगों को व्यापार करने की इजाज़त नहीं देगा। लेकिन ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां यहाँ पर व्यापार की इजाज़त ले ही लेंगी, जिससे हमें जापान के शासन प्रणाली की कमजोरी के बारे में पता चलता है। और जैसे जैसे यहाँ पर रूस का प्रभाव बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे करके ब्रिटेन का प्रभाव बढ़ेगा, फ्रांस का प्रभाव बढ़ेगा, अमेरिका का प्रभाव बढ़ेगा, वैसे वैसे ही जापान के लोगों में ये होने लग जाएगा कि जो ये तोकुगावा परिवार है ना, ये सही से सत्ता चला नहीं पा रहा, हमें एक सत्ता के तख्ता पलट की जरूरत है। और साथ ही साथ हमें यह भी ज़रूरत है कि हम इन बड़ी बड़ी महाशक्तियों का जो है सामना कैसे करें। तो ऐसे में स्टार्टिंग यहाँ से होती है जब जापान में पहली बार व्यापारिक जहाज एंट्री मारते हैं। इसलिए इस पैराग्राफ के हेडिंग का नाम है काले जहाज़ों का आगमन। तो देखो, तोकुगावा समाज अपनी गतिशीलता के लिए फेमस था। वो समाज में गतिशीलता को तो बढ़ावा दे रहा था, प्रोसेस को बढ़ावा दे रहा था, प्रोग्रेस को बढ़ावा दे रहा था, प्रगति को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन उसने अपने आप को यूरोप से कटा हुआ रखा था, अपनी अर्थव्यवस्था को बंद रखा था, वो किसी देश से व्यापार नहीं करता था। ऐसे में जापान में जब विदेशी जहाज आने लगे और जापानी बंदरगाहों तक इनकी पहुंच होने लगी तो जापान के ऊपर एक गंभीर समस्या उठने लगी कि कहीं भारत और चीन की तरह जापान का हाल भी तो नहीं होने वाला। कहीं ये जो व्यापारिक जहाज हैं ये व्यापार की मंशा लेकर कहीं इनके राजनीतिक सत्ता को ना हड़प लें। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जापान के लोगों में थी। 17वीं शताब्दी के दौरान अगर जापान की बात करोगे, मैं 17th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, तो 17th सेंचुरी की जब आप बात
बात करोगे तो जापान की जो सैनिक पावर थी वो पुर्तगालियों जितनी सैनिक पावर थी, अंग्रेजों जितनी सैनिक पावर थी, यानी कि अंग्रेजों की सैनिक पावर जितनी थी, पुर्तगालियों की सैन्य पावर जितनी थी, उतनी ही जापान की थी। लेकिन 19 सेंचुरी तक आते आते जापान बहुत पिछड़ चुका था, जबकि ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डचिस ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। तो इससे पता चलता है कि तोकुगावा काल में सामाजिक व्यवस्था तो पनप रही थी, लेकिन सैन्य व्यवस्था पर उतना जोर नहीं दिया गया। सैन्य व्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर होती जा रही थी। जैसा कि लिखा भी हुआ है, 19 सेंचुरी तक यूरोपीय राष्ट्र बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके थे और जापान इतना विकसित नहीं था। तोकुगावा काल में यूरोप का मतलब पता है यहाँ के लोग क्या समझते थे कि यूरोप का मतलब सिर्फ हॉलैंड है, यूरोप का मतलब सिर्फ पुर्तगाल है। इन्होंने ब्रिटेन वगैरह की तो कल्पना नहीं करी थी। लेकिन अब इन्हें पता चल गया, अब इन्हें ब्रिटेन के बारे में पता चलना शुरू हो गया, इन्हें अमेरिका के बारे में शुरू हो गया पता लगना। अब जब इन लोगों ने नए नए देशों के बारे में पढ़ा, इन्हें जब इन देशों की शक्ति के बारे में पता चला, तो जापान के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। और जापान इस समस्या से निपटने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसकी सैनिक पावर इतनी नहीं थी, उसकी इकोनॉमी पावर इतनी नहीं थी कि वो इन बड़ी बड़ी महाशक्तियों से क्या करें, आमना सामना कर सके। अब ऐसे में क्या हुआ, 1853 की बात है। 1853 में एक व्यक्ति था कमेडोर मैथ्यू पेरी, ये एक अमेरिकन व्यक्ति था। ये अपने ना नेवी के साथ आया था, नौसैनिक बेड़े के साथ आया था। और इसके जहाज़ों को काला जहाज कहा जाता था। उसका रीज़न ये होता था कि जो जहाज़ होते थे वो लकड़ी से बने होते थे और लकड़ी के तख्तों के बीच में दरारें होती थी। इन दरारों में से जो पानी अंदर ना आए और प्रकाश अंदर ना आए, इसको बंद करने के लिए ना तारकोल का इस्तेमाल किया जाता था। तो तारकोल कैसा होता है, काला होता है। इस वजह से इस जहाज़ का नाम पड़ गया काले जहाज। इसी वर्ष, अगले ही वर्ष क्या हुआ, मित्रता और सद्भाव की संधि पर साइन किए गए, यानी कि अमेरिका और जापान के बीच में मित्रता की संधि हुई। अमेरिका ने ना ये सेट कर दिया कि देखो, अगर तुम हमारे से संधि नहीं करोगे तो पता है क्या है, ये जो यूरोपीय शक्तियां ना तुम्हारा मिसयूज करेंगी, तो तुम्हें बचना है ना, तो तुम हमारे साथ क्या कर लो, संधि कर लो। तो जापान के पास ऑप्शन ही नहीं था, जापान के पास कोई विकल्प ही नहीं था। जापान ने पता क्या करा, इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिया, जो कि आगे चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। अब ऐसे में यहाँ पे जापान से सिर्फ और सिर्फ मित्रता की संधि नहीं थी, मित्रता के नाम पर जापान के पीठ में छुरा घोंपने वाली बात थी। इसी दौरान रूस भी और ब्रिटेन भी क्या कर रहे थे, जापान के तट पर दबाव बना रहे थे। जापान के जो कोस्टल एरिया हैं वहाँ पर अपने जहाज़ों को आने की बात कर रहे थे और व्यापारिक संबंध शुरू करना चाहते थे। 1739 की बात है, 1739 की बात है। एक रूसी खोजकर्ता था जिसका नाम था स्पॉनबर्ग। इस बंदे ने पता क्या करा, जापान के लिए एक रास्ता खोजा, जापान की तरफ किस समुद्री रूट से जाया जाए, ये इसने रास्ता खोजा। और उसके बाद ना क्या हुआ, 1792 की बात है। लेफ्टिनेंट एडन लैक्समैन, ये क्या गया, ये जापान के एदो शहर में गया। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था, एदो उस समय बहुत बड़ा शहर बन चुका था जापान का। लेकिन जब ये लेफ्टिनेंट एडम लैक्समैन जापान में गया तो इसे एंट्री करने की अनुमति नहीं दी गई। इवन ये जब व्यापार के लिए रियायत मांगने गया जापानी सरकार के पास, तो उसे के लिए भी उसे मना कर दिया गया। तो वो वापस चला गया। अगले साल क्या हुआ, रूस का एक और एम्बेसडर, रूस का एक और दूत नागासाकी जाता है, जो कि जापान का एक बहुत बड़ा शहर था। और ये अकेला एक ऐसा बंदरगाह था जहाँ पर विदेशियों को आने की छूट थी। यानी कि अगर आप नागासाकी की बात करोगे तो नागासाकी का जो बंदरगाह है, बंदरगाह वो जगह होती है जहाँ पानी के जहाज खड़े होते हैं, भाई ध्यान रखना जिन्हें ना पता हो। तो यहाँ पर ना ये रूसी दूत आता है और यहाँ पर विदेशियों को आने की छूट भी होती है। हालांकि जो जापानी लोग थे ये विदेशी व्यापार में रूसियों से तो बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते थे, मतलब रशियंस के खिलाफ तो ये बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे बिल्कुल भी। ये तो इनके खिलाफ ही रहते थे, क्योंकि एक तो ये पड़ोसी देश था और ये सोचते थे कहीं ये इससे लपेटे में ना ले ले। 1806 की बात करोगे, 1807 की बात करोगे, तो रूसियों ने क्या करा, सखालिन और क्रील द्वीप समूह में क्या करा, चौकियों पर छापे मारे, जिसकी वजह से जापान और रूस के बीच में तनाव बढ़ गया। ये तनाव इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि 100 सालों तक तनाव रहेगा। 1905 में पता है आपको, जापान रूस को हरा देगा। यानी कि 1905 का जो जापान और रूस का युद्ध था वो कोई ऐसा वैसा युद्ध नहीं था, उसकी कहानी ना 100 साल पहले लिख चुकी थी, जब 1806 और 1807 में जापान और रूस के बीच में तनाव चल रहा था। ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश 17वीं शताब्दी में जापान में एंट्री करने का प्रयास कर रहे थे। कैप्टन कुक की अगर बात की जाए तो कैप्टन कुक जापान जाने की योजना बनाता, लेकिन दुर्भाग्य से इसकी मृत्यु उससे पहले हो गई। 1793 में चीन में अर्ल जॉर्ज मैकर्टनी नाम का एक बंदा था, ये भी जापान जाना चाहता था, लेकिन ये भी असफल हो गया। हालांकि इसके पास जापानी राजा के लिए पत्र थे, जिसे वह बाद में मद्रास का गवर्नर बना, भारत की अगर बात करें। और ईस्ट इंडिया कंपनी के अफीम व्यापार का भी इसने विरोध किया। 1797 की बात करें तो एक इंग्लिश जहाज था जिसका नाम था होक्काइडो। होक्काइडो भी जापान जाता है। और 1808 में एक जहाज और है, इस जहाज का नाम था फैटन। ये फाइनली नागासाकी में एंट्री कर देता है। तो अब तक की बात सिर्फ इतनी सी है, काले जहाज़ों का जो आगमन, ये हेडिंग है। इसमें कुल मिलाकर हमें ये बताया जा रहा है कि वैसे तो अगर जापान की बात करोगे 17वीं शताब्दी में, तो जितनी पावर पुर्तगाल की थी, ब्रिटिश की थी, उतनी ही पावर जापान भी रखता था। बट जापान को ना केवल हॉलैंड और कुछ ही देशों के बारे में पता था।
लेकिन 19 सेंचुरी तक जाते-जाते पता है क्या मुद्दा हो गया था? 19 सेंचुरी तक जाते-जाते जापान की सैनिक पावर तो कमज़ोर होती गई और यूरोपियों की सैनिक पावर बढ़ती गई। अमेरिका अपनी सैनिक पावर को बढ़ा रहा है, इधर रशिया, उधर देखा जाए तो ब्रिटेन और फ्रांस। ऐसे में ये सभी देश साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं, अपने लिए एक बाज़ार तलाश कर रहे हैं और उस बाज़ार तलाश करने के चक्कर में भारत जैसे देश तो उपनिवेश भी बन गए। जापान को इन सब चीज़ों की खबर नहीं है। इसी वजह से ये जो कंपनियां ये भी व्यापार की तलाश में, एक बड़े बाजार की तलाश में जापान को देख रही हैं और जापान में ये कंपनियां एंट्री मार रही हैं। बट शुरुआत में जापान एक बंद अर्थव्यवस्था वाला देश है, वो किसी को एंट्री दे नहीं रहा। बट शुरुआत होती है अमेरिका से संधि करके, फिर ब्रिटिश और रूसी लोग जो हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और रूस जो है वो दबाव बनाकर अपनी सैनिक पावर के दम पर यहाँ पर एंट्री लेता है। तो इस प्रकार से अन्य देशों का भी यहाँ पर एंट्री होनी शुरू हो जाती है। अब जापान के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है जापान इन देशों के साथ युद्ध लड़े और दूसरा ऑप्शन ये है कि जापान इनसे संधि कर ले और भारत की तरह वो भी अपने आप को उपनिवेश बना दे। क्या करेगा जापान? आगे पढ़ते हैं। तो देखो, इस समय अमेरिका की अगर बात करें ना, तो अमेरिका में एक व्यापार बहुत ज़्यादा फल फूल रहा था, वो था वेल का शिकार। 19वीं शताब्दी की बात है, 19 सेंचुरी की बात है। वेल का शिकार अमेरिका का पांचवा सबसे बड़ा उद्योग था, यानी कि टॉप 5 इंडस्ट्रीज की अगर बात करें अमेरिका की 19 सेंचुरी में तो उसमें वेल का जो शिकार था वो पांचवा सबसे बड़ा क्या था? उद्योग था। और प्रशांत सागर के आर पार जाने वाले जो वेल का शिकार करने वाले जहाज़ों को ईंधन भरने के लिए, आपूर्ति करने के लिए एक बंदरगाह की ज़रूरत थी। यानी कि अमेरिका के जो जहाज़ हैं, अगर आप मैप में लोकेशन देखोगे तो पैसिफिक ओशियन में ये लोग आते थे और व्हेल का शिकार करते थे। अब अगर आपके जहाज़ किसी भी महासागर में जाएँगे, तो उसमें ईंधन भरने के लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए, जल की आपूर्ति के लिए भी तो ज़रूरी होनी चाहिए कोई चीज़ें। उसके लिए ज़रूरत थी एक ऐसे बंदरगाह की, और वो बंदरगाह की ज़रूरत पूरी कर सकता था सिर्फ़ और सिर्फ़ जापान। क्योंकि जापान की जो जियोग्राफ़िकल माहौल है, वो आप देखोगे, भौगोलिक स्थिति को देखोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि अगर अमेरिका पैसिफिक ओशियन में आ रहा है, प्रशांत महासागर में आ रहा है, तो उसे जापान की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि जापान एक ऐसा बंदरगाह उपलब्ध करवा सकता था जहाँ से जहाज़ों में ईंधन को भरा जा सके। इसके साथ साथ चीन की अगर बात करें उस समय, तो चीन एक आकर्षक जगह बन चुकी थी हर एक विदेशी के लिए, क्योंकि सब लोग चीन को अपने साम्राज्य में जोड़ना चाहते थे। अमेरिका को अगर चीन में जाना है तो उसे जापान से रास्ता चाहिए, इसलिए भी जापान ना अमेरिका के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका था। अब क्या मुद्दा हुआ, ऐसे ही एक लेखक है जिनका नाम है हरमन मेलविल। हरमन मेलविल ने एक नॉवेल लिखी थी जिसका नाम था मॉबी डिक। इस नॉवेल में उन्होंने बताया था कि ये जो व्हेल का शिकार है और व्हेल के जो ये शिकारी शिकार करने जा रहे हैं, यही एक दिन जापान के लिए ना रास्ता खोलेंगे। अब क्या हुआ, बड़े पैमाने पर जो अमेरिकन थे ये व्हेल का शिकार करने यहाँ पर आने लगे और धीरे धीरे करके उन्होंने एंट्री शुरू कर दी। किसमें? अमेरिका में। ओ माफ़ कीजिएगा, जापान में। 1840 के दशक तक बात करो तो यूएसए क्या कर रहा था, पूरी तरीके से विचारों को हवा दे रहा था। जितने भी श्वेत अमेरिकी थे वो अपनी देशी आबादी के ऊपर शासन करने के लिए अपना भाग्य बना चुके थे। अमेरिकी व्यापारियों की बात करें तो चीन पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। इसके साथ ही साथ सरकार जापान में भी रुचि लेने लगी थी। 1835 तक जापान और अमेरिका के नए राजनीतिक व्यवस्था बनने के प्रयास शुरू हो चुके थे। 1846 की बात है, कैमेडोर बिडल ईडो की खाड़ी में आए और उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। यानी कि अमेरिका का एक बंदा आया, कैमेडोर बिडल, ये एदो में आया, लेकिन इसे ना वहाँ प्रवेश करने की एंट्री नहीं मिली, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है अमेरिका विदेशी व्यापार में जापान विदेशी व्यापार में रुचि नहीं रखता था, इसलिए वो विदेशियों को आने की अनुमति भी नहीं देता था। लेकिन आगे चलकर फाइनली कमांडर गॉलिन नागासाकी आएंगे और उन्हें व्यापार को आगे बढ़ाने में कोई व्यवस्था लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। फिलहाल मुद्दा सिर्फ इतना सा है अब तक कि बहुत सारे जो विदेशी जहाज हैं वो आना चाहेंगे, लेकिन जापान उन्हें एंट्री नहीं देगा। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जापान में क्यों इंटरेस्टेड हुआ? अमेरिका जापान में इसलिए इंटरेस्टेड हुआ क्योंकि अमेरिका का जो इंडस्ट्री थी उनमें से पांचवी सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी व्हेल का शिकार। ये व्हेल का शिकार करने ये लोग कहाँ जाते थे? प्रशांत महासागर में जाते थे। ऐसे में इन्हें एक ऐसे बंदरगाह की जरूरत थी जो इन्हें पेट्रोलियम ईंधन वगैरह भरने के लिए और अन्य मूलभूत जरूरतों के लिए क्या दे, एक बेस प्रदान करे। और वो बेस कौन दे सकता था? जैपनीज। जैपनीज की बात करें तो शुरुआत में उन्होंने अमेरिका को एंट्री नहीं दी है। बार बार अमेरिका के लोगों ने यहाँ पर प्रवेश करने की मांग की, बट ये असफल रहे। अब जो ये वेस्टर्न्स डिमांड्स हो रही हैं, ये पश्चिमी देश जो जापान में एंट्री मारना चाहते हैं, तो क्या जापान की जो शासन व्यवस्था उस समय चल रही है, वो जापान की शासन व्यवस्था उन्हें चुपचाप से एंट्री दे देगी या फिर उनकी कुछ प्रतिक्रियाएं होंगी, उनके कुछ रिएक्शंस होंगे? तो देखो, पश्चिमी शक्तियों के साथ जो राजनीतिक संबंध थे, जो व्यापारिक संबंध थे,
इनको संपन्न करने के लिए जापान पर लगातार दबाव बन रहा है। चाहे वो रूस की बात करो, अमेरिका की बात करो, ब्रिटिश की बात करो, फ्रांसीसी की बात करो, डचिस की बात करो, पुर्तगालियों की बात करो, ये लगातार जापान पर दबाव बना रहे हैं। और जापान में जो सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम कौन सा है? बाकुफू सिस्टम चल रहा है। मैंने आपको बताया बाकुफू कौन था? सेंट्रल गवर्नमेंट थी। और हान कौन थे? हान बड़े बड़े सामंती जागीरदार थे। तो यहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम? बाकुफू। अब जो यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट थी एक कठिन परिस्थिति में आ गई, यहाँ के बाकुफू एक कठिन स्थिति में आ गए, ये क्या डिसीजन लें? ऐसे में इन्होंने पता है क्या करा? इन्होंने ये डिसीजन लिया भाई कि हम बंदरगाहों को नहीं खोलेंगे। इन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दे दिया कि जितने भी बाहरी जहाज हमारे बंदरगाहों पर आए उन्हें आप उड़ा दो। 1806 में स्थानीय अधिकारियों को आदेश जारी किया गया कि वो विदेशियों को बाहर रखें। 1825 में अधिकारियों से यह कहा गया कि तट के पास आने वाले किसी भी जहाज को आप नष्ट कर दो। बात ये नहीं थी कि अनजान लोगों से डर था, बात ये भी थी कि जापान के पास इतनी बड़ी सैनिक पावर थी नहीं कि वो बाहरी लोगों को बाहर रख सकें। अब ऐसे में मुद्दा क्या होगा? 1842 की बात है। जापानी लोग पता है क्या होगा? जापानी लोगों को एक नॉलेज मिलेगी, जापानी लोगों को नॉलेज ये मिलेगी कि चीन में ना छिंग राजवंश हार चुका है, चीन में ना सत्ता का तख्ता पलट हो चुका है और बाहरी शक्तियों ने चीन में साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में ना जापान के लोग थोड़ा सा डर गए, इन्हें लगने लगा यार चीन को लपेट दिया गया है, अब हमारे नंबर है। तो ऐसे में इन्होंने अपना जो बर्ताव था वो थोड़ा सा नर्म कर लिया, यानी कि पहले तो इन्होंने का बर्ताव क्या था? जितने बाहरी जहाज को देखो उन्हें लपेट दो, जितने बाहरी जहाज को देखो उन्हें नष्ट कर दो, किसी बंदे को बाहर के एंट्री नहीं देनी। लेकिन जब इन्होंने देखा 1842 में चीन का राजनीतिक घटनाक्रम कि चीन में छिंग राजवंश का पतन हो गया है और बाहरी शक्तियां चीन में हस्तक्षेप कर रही हैं, तो ऐसे में इन्होंने तुरंत ही क्या करा? अपने रुख को नर्म कर लिया और बाहरी लोगों को इन्होंने क्या करा? प्रवेश करने की अनुमति दे दी। जो जिन जहाज़ों को पहले रोका जाता था उन विदेशी जहाज़ों को प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई। परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी जहाज़ों ने व्यापारिक सौदों पर बातचीत करने के लिए यहाँ का दौरा किया। हालांकि इन लोगों की बातचीत सफल नहीं हो पाई, लेकिन इन लोगों ने जापान के ऊपर तोपें भी नहीं दागी। तो इस प्रकार से पश्चिमी डिमांड्स के खिलाफ जो यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो यहाँ की सैनिक व्यवस्था थी, इनका जो रिएक्शन था वो पहले निगेटिव था। पहले इन लोगों ने लगातार विरोध किया, कोई भी बाहरी जहाज यहाँ आना नहीं चाहिए। लेकिन जो चीन का घटनाक्रम था उन्होंने जापानी लोगों की क्या करा? सोच को बदल दिया। अब देखो जापान में एंट्री होगी बाहरी लोगों की। तो 1853 की बात है, एक बंदा है कॉमोडोर मैथ्यू पेरी। इसने दो भाप से चलने वाले जंगी जहाज और अन्य छोटे छोटे जहाज़ों की मदद से चीन और ओकिनावा होते हुए जापान आता है। यानी कि एक बंदा कौन है? कॉमोडोर मैथ्यू पेरी। 1853 की बात है। ये दो जंगी जहाज मतलब जो युद्ध के दौरान जहाज यूज़ किए जाते हैं उनको जंगी जहाज कहा जाता है। ये भाप से चलने वाले जहाज थे उस समय। और दो अन्य छोटे छोटे जहाज़ों के साथ ये कहाँ पर आता है? जापान आता है। और कौन से रास्ते से आता है? चीन होते हुए। जुलाई 1853 की बात है। जुलाई 1853 में बंदरगाहों को खोलने की डिमांड की जाती है जापान से और कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता है कि जापान हमें कोयला दे। कौन बात कर रहा है? ये अमेरिका बात कर रहा है। अमेरिका की तरफ से पेरी आया है और पता है वो क्या कह रहा है? कि भाई अपने बंदरगाहों को हमारे लिए खोल दे, व्यापार कर हमारे साथ और अपना कोयला हमें बेच। अब ऐसे में क्या होता है? पेरी अमेरिका के राष्ट्रपति का एक पत्र अपने साथ लेकर आता है कि देखो भाई इस पत्र में ये लिखा है। पेरी ने जिस उदंडता के साथ यानी कि जितनी बदतमीजी के साथ व्यवहार किया उसका कारण ये था क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा सैन्य शक्ति का समर्थन था कि वो जापान को यूं ही लपेट सकता था। इस घटना से ये तो पता चल गया कि जो तोकुगावा बाकुफू है यानी कि तोकुगावा की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये पश्चिमी देशों की ताकत से निपट नहीं सकती। 1854 की बात करते हैं बसंत में, बाकुफू ने एक मित्रता और व्यापार की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। यानी कि जो पेरिस संधि लेकर आया था इस पर साइन कर दिए किसने? बाकुफू। बाकुफू मतलब जापान की सेंट्रल गवर्नमेंट। इस संधि में ये बात हुआ कि जापान का एक शहर है शिमोदा और जापान का एक शहर है हाकोदाते। शिमोदा और हाकोदाते के बंदरगाह अमेरिका के लिए खोल दिए जाएंगे। अमेरिका अपना जहाज लेकर यहाँ पर आएगा, ईंधन भरेगा अपने जहाज़ों में और जो साजो सामान की जरूरत पड़ेगी उसे भी वो रख सकता है। ये संधि की बात की जाए तो इस संधि अब तक सबसे पहली संधि थी और अनुग्रह प्राप्त वाली संधि थी। इसका लाभ अमेरिका को प्रॉफिटेबल होने ही होने थे। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका शिमोदा नाम की जो जगह थी जहाँ से इसको अभी संधि से ये व्यापार करने का जो है प्रस्ताव मिला है, तो इन्होंने क्या करा? शिमोदा में अपने एक व्यापारिक दूत को रखने की छूट भी मिल गई कि यहाँ पर अपने वाणिज्य दूत रख सकते हैं, यहाँ अपने एम्बेसडर रख सकते हैं। इस प्रकार से अमेरिका के अधिकारी जापान में रहने लगे। यह संधि की शुरुआत थी। अब जब अमेरिका को इस चीज़ की क्या है प्रॉफिट मिला, अमेरिका के लिए संधि हो गई, तो और देशों ने सोचा भाई हम भी कर सकते हैं। पेरी ने जब अपनी संधि की तो उस समय रूस भी जापान में सक्रिय थे। ऐसे में रूस का एक बंदा था ये भी फ्यूमी पुत्यायतीन। तो ये जो बंदा था ना, देखो यहाँ पर सोनू मोनू नाम तो होने वाले नहीं है, प्लीज़ बुरा मत मानना। जो रूस के लोग हैं तो वहाँ के नाम भी वैसे होंगे, अमेरिका के लोग होंगे तो अमेरिका के नाम होंगे। तो ये फीमे पुत्यातीन एक संधि करने और होक्काइडो के उत्तर में सीमा सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। अक्टूबर में बाकुफू ने अंग्रेजों के साथ और फिर रूस के साथ एक समान संधि करी और नागासाकी को अंग्रेजों के लिए और रूस के लिए खोल दिया।
1855 की बात है, जापान ने डचों के साथ भी संधि कर ली, यानी कि पहले अमेरिका, फिर ब्रिटिश, फिर रशियंस, फिर डच, इन सब ने अब जापान के साथ व्यापारिक संधियां कर ली हैं और इन सभी के जहाज जापान में आने शुरू हो गए हैं। अमेरिका ने अपने वाणिज्य दूत की हैसियत से टाउनसेंड हैरिस और 1856 में सिमोदा में रहने के लिए भेज दिया। हालांकि शुरुआत में उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन आगे चलकर उन्होंने जापान की सेंट्रल गवर्नमेंट को समझा ही लिया कि अमेरिका के साथ संधि करोगे तो प्रॉफिट में रहोगे, नहीं तो जो दूसरी पश्चिमी शक्तियां हैं वो आपको लपेट देंगी। 29 जुलाई 1558 में हैरिस संधि हुई और हैरिस संधि के माध्यम से एक जगह थी कानगावा, एक जगह थी नाकासाकी, यहाँ के बंदरगाहों को भी अमेरिका के लिए खोल दिया गया और आगे चलकर निगाता और हयोगे शहर के जो बंदरगाह थे ये भी अमेरिका के लिए खोल दिए गए। इस प्रकार से विदेशियों को ओसाका और एदो में रहने की छूट भी मिल गई जो पहले नहीं थी और धीरे धीरे करके जापान इन बड़ी बड़ी महाशक्तियों के सामने सरेंडर करने लगा और इन बड़ी बड़ी महाशक्तियों ने अपने अपने तरीके से जापान के साथ संधि करी। इससे पता चलता है कि जापान की अर्थव्यवस्था, जापान की सैन्य व्यवस्था कितनी ज़्यादा कमज़ोर थी और किस प्रकार से वो विदेशियों के सामने क्या करने लगे, झुकने लगे। तो अब तक अगर हम जापान की बात करें तो अब तक का जापान का सिर्फ इतना सा माहौल है कि जापान तोकुगावा काल में शुरुआत में बंद अर्थव्यवस्था वाला देश था, लेकिन धीरे धीरे बाहरी जहाज़ों का यहाँ पे एंट्री शुरू हुई। फिर इन लोगों ने जो है शुरुआत में नेगेटिव रेस्पॉन्स दिया, लेकिन चीन में हुए घटनाक्रम की वजह से इन्होंने फिर अमेरिका के साथ संधि करी। फिर रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य देशों ने यहाँ पर एंट्री करनी शुरू कर दी। अब हम आगे चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि जापान में मेजी पुनर्स्थापना किस टाइप से होगी। तो मेजी की बात करें तो मेजी पुनर्स्थापना का मतलब है कि दोबारा से शासन व्यवस्था कैसे शुरू होगी, क्योंकि दूसरे चैप्टर हमने पढ़ा था कि जापान की जो शासन व्यवस्था है वो पतन की ओर चली गई थी और जो वहाँ के दाइमो थे, बड़े बड़े सामंती थे, बड़े बड़े सैनिक थे, इन लोगों ने ना पूरी तरीके से सत्ता को अपने कंट्रोल में कर लिया था और जापान का जो राजा था वो नाम मात्र का राजा रह गया था। लेकिन अब जब देखेंगे हम तोकुगावा काल आर्थिक और सामाजिक अशांति के दौर से गुजर रहा है, तो ऐसे में जापान के एक तबके ने ये डिमांड करी कि जापान के जो राजा की शक्ति वो फिर से वापस आए और जापान का जो राजा है वो जापान के भविष्य के लिए निर्धारण करे, ताकि जापान जो ये बाहरी शक्तियों का खेल है इनसे बच सके। तो ऐसे में 1853 के बाद क्या होता है, जापान में माहौल शुरू होता है और जापान में 3 दौर ऐसे होते हैं जो राजनीतिक उथल पुथल के हैं, जिनमें से पहला दौर है 1853 से लेकर 1858 का दौर, यानी कि 1853 से 1858 का दौर। इस दौर में पता क्या होगा, इस दौर में जो जापान की सेंट्रल गवर्नमेंट है बाकुफू, इन्होंने बंदरगाहों को खोलने की विदेशी मांगों को कम से कम करने का प्रयास किया। बाकुफू जो अधिकारी थे, जैसे कि एक अधिकारी है आबे मासी हीरो, इसने पता क्या कहा, इसने कहा देखो अगर आप डायरेक्ट मना कर दोगे ना व्यापार करने के लिए तो ये लोग हम पर आक्रमण करेंगे। अब ये लोग हम पर आक्रमण करेंगे तो हम किसी भी आक्रमण को झेलने के लिए तैयार है नहीं। एक काम करते हैं, इनके साथ ना संधि कर लेते हैं। अब हम अगर संधि कर लेंगे तो पता क्या होगा, तो ये होगा संधि करने के बाद कि हमें ना एक वक्त मिल जाएगा और उस वक्त में हम अपने आप को तैयार कर लेंगे और फिर इनसे लड़ेंगे, क्योंकि अभी लड़े तो हारेंगे। तो ये ऐसा करो, आप इनसे संधि कर लो, अंदर अंदर अपने आप को मजबूत करो, अंदर अंदर अपने आप को मजबूत करो और फिर उसके बाद इन पर हमला करो। तो इसे स्वीकार कर लिया गया। बाकुफू की दृष्टि में असली खतरा व्यापार को लेकर नहीं था। बाकुफू ये कहता था व्यापारी कब्जे में कर लेंगे, बात ये नहीं है, बात यह कि समाज में अव्यवस्था हो जाएगी, विदेशी घुसपैठ से क्या होगा, हमारी संस्कृति खतरे में हो जाएगी, हमारी राजधानी खतरे में आ जाएगी। बाकुफू अधिकारी ने यह कहा कि विदेशियों को शाही महल, पवित्र स्थल और निजी जागीरों से दूर रखो और सिर्फ व्यापारों के लिए खोलो, जिससे कि कम से कम रियायतें हों और स्वाभाविक व्यवस्था की रक्षा की जा सके। यानी कि एक बातचीत का दौर चल रहा है कि बाकुफू कह रहा है हम क्या करें और अधिकारी बता रहे हैं तुम क्या करो। बाकुफू कह रहा है कि सामाजिक व्यवस्था की बात ही नहीं है, ओ आर्थिक व्यवस्था की बात नहीं है, सामाजिक व्यवस्था की बात है। तो ये लोग कह रहे हैं तुम उन्हें आर्थिक व्यवस्था तक सीमित रखो, फिर हमें टाइम मिल जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, अपने आप को पावरफुल बनाएंगे और इन्हें लपेट देंगे। बाफुकुफे जो मुख्य अधिकारी थे, एक अधिकारी है जिसका नाम है होता मासायोशी। तो होता मासायोशी ने पता क्या विचार दिया, इसने कहा खुले देश का विचार होना चाहिए, तुमने अपने आप को बंद अर्थव्यवस्था रखा था, तुम्हें पता ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है। जब आप खुली अर्थव्यवस्था रखोगे, व्यापार करोगे, तो आपका आधुनिकीकरण होगा, आप तेज गति से आगे बढ़ोगे। तो अपने जो अलगाववाद की नीति रखी थी उसे त्याग दो, सैनिक शक्ति को बढ़ावा दो, क्योंकि सैनिक शक्ति जब बढ़ सकती है जब आपके पास संपत्ति हो, और संपत्ति तब बढ़ सकती है जब आप और देशों से व्यापार करो। तो इसलिए क्या करो, आप और देशों से व्यापार करो, वाणिज्य लो, शक्ति को स्थापित करो, आर्थिक शक्ति होगी, फिर सेना पर इन्वेस्टमेंट करना और सैन्य पावर को बढ़ावा देना। ऐसे में होता एक नई संस्था को बढ़ावा दे रहा था। होता ने एक नई पेशकश करी कि देखो विदेशियों को तो दूर रखो और जापान की पुरानी संस्कृति को बढ़ावा दो। जापान से विदेशियों को बाहर निकालने के लिए पहले संपदा हासिल करो, संपत्ति हासिल करो, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना प्रयास करो कि विदेशी लोग जापान में ना अपने घर, महल, अटारी ये सब ना बना पाएं। तो इस प्रकार से होता एक नए विचार दे रहा है, वो पुरानी परंपरा को जीवित करने की बात कर रहा है और साथ ही साथ आधुनिक जापान की नींव भी रखने की बात कर रहा है। बाकुफी की बात करें तो 1858 है भाई, यहाँ पर किताब में गलत लिखा है। तो बाकुफू ने 1858 में कई सारी संधियाँ करी। योकोहामा में व्यापार की अनुमति दी गई, एदो में आवास की अनुमति दी गई,
सम्राट का अब ऐसे में क्या हुआ, तो जापान के लोग विरोधी होने लगे। उन्होंने कहा ये जो तोकुगावा है ये ढंग से शासन नहीं कर पा रहा है। तो इन लोगों ने पता क्या कहा कि जो सम्राट नाम मात्र की शक्ति है उस सम्राट को वापस शक्ति दो, सम्राट का आदर करो, बर्बरों को निकाल कर बाहर करो, यानी कि विदेशियों को निकाल कर बाहर करो। ऐसे में जापान में एक आंदोलन सा शुरू हो गया और ये आंदोलन बाकुफू के खिलाफ था और सम्राट को पावर देने के समर्थन में था। तो इतनी बात आपको पता चल गई कि पहले सम्राट जो नाम मात्र की शक्ति था, बाकुफू जो सेंट्रल पावर में थी और उस पर तोकुगावा वंश का शासन था। अब जनता ये कह रही है कि इनकी शक्ति इनसे छीन लो और सम्राट को वापस शक्ति दे दो। आगे चैप्टर में 1860 टू 1864 के दौर की बात की गई है। तो 1853 से 58 का दौर क्या है, इसमें विदेशी शक्तियों के खिलाफ कैसे निर्णय लिए जाएं, ये बात चर्चा हो रही है कहाँ पर, जापान में। अब 1860 से लेकर 1863 की बात करोगे तो सम्राट को स्थापित करने का एक प्रयास किया जाएगा, लेकिन ये प्रयास जापान में सफल नहीं होगा। उसका रीज़न ये होगा कि लोग उतनी तरीके से राजनीतिक भागीदारी नहीं कर पाएंगे। बाकुफू साम्राज्य जो है कमज़ोर हो रहा है, सत्ता क्या हो रही है, बदलाव की ओर जा रही है। सम्राट के शासन आता है लेकिन असफल हो जाता है। जापान में गृह युद्ध का एक माहौल सा बन जाता है, लेकिन ये गृह युद्ध का खतरा टल जाता है। फिलहाल राजनीतिक पात्रों के दिमाग में हर समय ये चीज़ बनी हुई थी कि अगर हमारे देश में आंतरिक फूट रही, देखो जापान की बात करो तो कितनी बड़ी बात है। जापान में आंतरिक सत्ता जो है वो किससे चल रही है, गृह युद्ध के हिसाब से चल रही है। विरोधी विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें यह भी पता है कि अगर हम लोग ऐसे ही विरोध में जाते गए, अगर हम एक दूसरे से ऐसे विरोध में आते गए, तो ये बाहरी लोग पता है क्या करेंगे, जापान पे कंट्रोल कर लेंगे। और एक हमारा देश है, हमारा देश इस बात को नहीं समझ पाता। हमारे देखो विपक्ष किस चीज़ का विरोध कर रहा है, पक्ष किस चीज़ का विरोध कर रहा है, उन्हें पता ही नहीं है। तो जापान के लोगों की राष्ट्रीय एकता तो बड़ी जबरदस्त थी। ये आपस में मतभेद तो थे, लेकिन ये विदेशियों के खिलाफ एकजुट होना चाहते थे। 1864 की बात है। बाकुफू ने क्योतो में विदेशियों को प्रवेश देने की बजाय उन्हें हर्जाना देने को ही सहमति प्रदान करी कि भैया देखो मैं तुम्हें ना हर्जाना दे दूंगा, लेकिन मेरे देश में एंट्री नहीं करोगे आप। 1865 में दरबार में संधियों का अनुमोदन तो हो गया, लेकिन ह्योगो में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, जो कि उस समय का बहुत बड़ा शहर था। चोशु और सत्सुमा उस टाइम के बहुत बड़े सामंती थे, और सामंती के लिए क्या वर्ड यूज होता है यहाँ पर, हान। इन्होंने पता क्या हुआ, इन्होंने जब विरोध किया तो यहाँ पर विदेशियों ने बमबारी कर दी। अब चौशु और सत्सुमा में जब बमबारी हुई तो पता क्या हुआ, ये बात पता चल गई जापान को कि अब इन लोगों से हमें युद्ध ही करना पड़ेगा। अब ऐसे में एक नारा दिया गया, एक हमें शुद्ध सेना चाहिए जो कि इस देश को बढ़ावा दे सके। और तीसरा दौर यहीं से शुरू होता है, 1865 से लेकर 68 का दौर। तो पहला दौर क्या था, पहले दौर में सिर्फ और सिर्फ सम्राट की आदर देने की बात की गई। दूसरे दौर में आंदोलन हुआ, गृह युद्ध जैसी व्यवस्था बनी, लेकिन नहीं हो पाया, सम्राट की व्यवस्था नहीं आ पाई। उधर जिन लोगों ने विरोध किया तो विदेशियों ने उन लोगों के साथ क्या करा, सैनिक हाथापाई करी। 1865 से लेकर 1868 के दौर की बात करोगे तो यहाँ पर फाइनली जापान में खुले देश की नीति चलेगी। नई व्यवस्था को स्वीकारने के लिए यहाँ पर क्या होगा, सम्राट मान जाएगा। इसके साथ साथ तोकुगावा परिवार का अंत हो जाएगा और यहीं से होगी किसकी व्यवस्था शुरू, मेजी पुनर्स्थापना की। आगे चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जापान में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में प्रतिद्वंदता, जापान की आर्थिक समस्याएं, मेजी का फिर से शासन, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान को लेकर जितने भी इतिहासकार हैं उनके बीच में मतभेद। लेकिन ये सारी चर्चा हम करने वाले हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। आई होप सो चीज़ आपको समझ में आई होंगी। अगर चीज़ आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करो। मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।